Hello everyone, this is Neetu Rani and today we are going to discuss revision summary of data interpretation from NTU UGC NET General Paper 1. So इससे पहले हम जानेंगे कि डेटा इंटरप्रिटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है. डेटा इंटरप्रिटेशन से एग्जामिनेशन में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे वेटेज बन जाता है आपका 10 मार्क्स का. नाउ डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में कई सारे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सेट कैरी करता है, राइट. हम हर एक चीज यहाँ पर देखेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सभी कुछ. तो आपको वहां पर पता चलेगा कि क्वेश्चन की वैरायटी के कारण समटाइम्स जो एग्जाम के पेपर्स है वो इजी भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मॉडरेट भी पूछे जा सकते हैं और डिफिकल्ट भी होता है. सो इसकी तैयारी अगर लेकिन आप करते हैं और आपको डेटा को इंटरप्रेट करने की बहुत अच्छी जानकारी है, देन आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है. यहाँ पर एक्चुअली एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, राइट. सो एग्जामिनर हमसे चाहता है कि जो भी डेटा वहां पर रिप्रेजेंट किया गया है ना, उस डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन. वो इंफॉर्मेशन आप समझें. वो इंफॉर्मेशन जब आप समझेंगे तभी उन्हीं पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप आंसर कर पाओगे, है ना. तो जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको एक पूरा का पूरा पैसेज दिया जाता है, बट वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव. वहां पर आपको उस पैसेज को समझना होता है, तभी हम उन पे बेस्ड क्वेश्चन के आंसर कर पाते हो. एग्जैक्टली सेम डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आपको डेटा दिया जाता है, उसको आपको एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है, राइट. कि डेटा एक्चुअली क्या दिया हुआ है, मुझे उसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या आंसर मुझे निकालना है. जब आप पैटर्न नहीं समझोगे, आप उन पे बेस्ड क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे और आंसर कभी नहीं निकाल पाओगे. तो वो सभी कुछ मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देकर, बाकायदा एग्जाम्पल के साथ हर एक चीज बताऊंगी, राइट. सो डेटा इंटरप्रिटेशन में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने तरीके के डीआई देखने को मिलते हैं. तो एक डीआई आपका होता है टेबुलर फॉर्म का, जहां पर सिंपली आपको टेबल एक मिलेगा, उस टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन आपको दी गई होंगी और उस इंफॉर्मेशन को आपको समझना है, उन पे बेस्ड क्वेश्चन को देखना है और अकॉर्डिंगली आंसर करना है, राइट. और सही बोलो तो सबसे आसान तरीका जो होता है टेबुलर डेटा को समझना ही होता है, सबसे आसान, क्योंकि वहां पर आपको हर एक चीज इन अ सीक्वेंस रिप्रेजेंट की जाती है, राइट. देन आ जाते हैं पाई चार्ट बेस्ड डेटा. यहाँ पर आपको एक सर्कुलर पाई चार्ट होगा, वहां पर डेटा को इस तरीके से सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा कि कुछ पार्ट इस तरीके से, कुछ पार्ट इस तरीके से है. एक हो जाता है आपका बार चार्ट बेस्ड डीआई, जहां पर आपको कुछ इस तरीके से ये कॉलम्स, ये बार ऐसे दिखेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है किस ईयर में कौन सा डेटा इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, ऑल दिस थिंग्स. लाइन चार्ट बेस्ड में क्या होता है, आपको इस तरीके से बना होता है और यहाँ पर आपको लाइंस दी होती है, उस लाइन के हिसाब से आपको पहचानना होता है कि कौन सा डेटा किस तरीके के इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड देन एक होता है आपका पैराग्राफ बेस्ड डीआई, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ गिवन होता है. आप उस चाहो तो पैराग्राफ के इंफॉर्मेशन को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि डेटा ईजी हो जाए समझने में और आप क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर सको. अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ये मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट टाइप्स बताए, बट एग्जाम में आपको ज्यादातर टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन ही देखने को मिलता है, जहां पर डेटा आपको सीधे सीधे टेबल के फॉर्म में अरेंज्ड मिलेगा. आप उसको आराम से समझ पाते हैं, आराम से उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, तो ये बहुत प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए. देन समटाइम्स पाई चार्ट बेस्ड भी डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है, तो यही दोनों मैं यहाँ पर बेसिकली ज्यादा डिस्कस करूंगी, राइट. बट एक और बात कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको टेबुलर बता दिया, पाई चार्ट बता दिया, फिर बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पैराग्राफ के लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी. ऐसा कुछ नहीं है. जो तरीका टेबुलर डीआई को सॉल्व करने का है, पाई चार्ट डीआई को सॉल्व करने का, एग्जैक्टली सेम इन तीनों के लिए भी वही मेथड चलता है, राइट. और लास्ट में मैं आपको एक डिफरेंट टाइप का भी डीआई डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि मिसिंग डीआई होगा, ओके. और वो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा जा चुका है. अब आ जाते हैं जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर करें कि भाई डेटा इंटरप्रिटेशन हमारा एफिशिएंटली रेडी हो जाए एग्जाम के लिए, तो आपको किन टॉपिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि डीआई एक तरीके का मिसलेनियस टॉपिक है. यहाँ पर आपको डीआई कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये मैथमेटिक्स में जितने भी आपके बेसिक टॉपिक्स होते हैं उन सभी को कैरी करके चलता है. कौन कौन से टॉपिक्स है जिसमें आपको बेसिक
नॉलेज होनी ही चाहिए इनकी। सिंप्लीफिकेशन करना, अप्रोक्सीमेशन करना, बोर्ड मास रूल, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस एंड समटाइम्स मिक्सचर एंड एलोकेशंस। नाउ वन बाय वन हम देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन पहले क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन जैसा कि इसका नाम ही है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम करते हैं ये कि आपको लाइक मान लो कि कोई एक नंबर दे दिया गया है ना, मान लो एक आपको दे दिया गया 35 का स्क्वायर प्लस वी कैन से 75% into वी कैन से 500, राइट। कुछ इस तरीके का डेटा आपको दे दिया गया है। अब यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन भी पता लगेगा, अप्रोक्सीमेशन भी पता लगेगा। तो देखो 35 का स्क्वायर है, वैसे देखने से लग रहा है ये बहुत लेंदी जा सकता है, बट आप देख सकते हैं 35 का स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे, 35 है ना, या तो आप इसको इस मेथड से कर सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मेथड मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि आसान होता है याद रखने में, है ना। सो यहाँ पर a आपका हो गया 3, 5 हो गया आपका b, इसका स्क्वायर निकालना है। व्हाट यू विल डू, 3 का स्क्वायर इज 9, प्लस नहीं करेंगे, मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। देन बात कर लेते हैं यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायरिंग। तो इन दोनों का स्क्वायरिंग क्या जाएगा, सॉरी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 2ab। सो दिस इज 15 इंटू 30 और ये आपका चला जाता है यहाँ पर 5 का स्क्वायर इज 25। देन क्या होगा, हम यहाँ पर एक लेंगे 5 और ये 2 कैरी चला जाएगा, दिस इज 2, ये 3 इधर चला जाएगा एंड दिस इज 12। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से स्क्वायर निकाला आपने, है ना। नाउ ये आपके पास आ गया 2 प्लस, अभी इन दोनों का आप देखोगे तो 75 को हम क्या कह सकते हैं, 75 का मतलब इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसा लिखा, राइट, या तो आप ये 0 कट कर दो, 75 5 जा कितना होता है, 75 का हाफ कितना होता है, ये याद रखो। जब भी 5 हो ना तो 5 का मतलब समझो 10/2, इसका हाफ कर लो और इसको 10 से इंटू कर दो, तो ये क्या बनेगा आपका 3 कैरी ये। तो इसका मतलब ये आया आपके पास 1 2 2 5 आपके पास पहले से था एंड 3 7 5, क्योंकि हम 10 से इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, तो इसको आप ऐड कर लीजिए। ये 25 75 100 हो जाएगा, 1 कैरी, दिस इज 6 एंड 1600 विल बी करेक्ट आंसर। बट ये मेथड मैंने आपको एक एक चीज समझाया तब इतना टाइम लगा, अदरवाइज यही सेम चीज को और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 75 बाय अगेन 100 इंटू 500। क्या मैं इसको 25 से कट करूं इन दोनों को तो ऊपर 3 और नीचे 4 बचेगा, 3/4 हम कह सकते हैं। और इसको सीधे मैं 4 से कट कर दूं तो जब, एक बात याद रखिए, 4 के 25 जो है उससे इंटू करूंगी तो मुझे 100 मिलेगा, मतलब 25 इंटू 4 इज 100। सो 25 इंटू की बात हो रही है, तो वही सेम चीज है, मैं इसको 5 से भी कर सकती हूँ। तो देखो वैसे तो 1 हुआ, 10 हो गया, 2 हुआ, दिस इज 125। अब 125 का 3 से इंटू कर लोगे तो अगेन आपको 375 मिलेगा, राइट। सो दिस इज द वे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, मतलब किसी भी चीज को आसानी से कैलकुलेट कर लेना। अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि कोई चीज डेसिमल में है, ठीक है, तो आप उसके नियर बाय वैल्यू को ले सकते हो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। बोर्ड मास की बात करें, बोर्ड मास में BODMAS, यहां पर B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ठीक है। अब ब्रैकेट आपकी होती है 3 तरीके की, एक होता है आपका स्मॉल ब्रेसेस, एक होता है आपका कर्ली ब्रेसेस और एक होता है बिग ब्रेसेस, राइट। 1 2 3, इनकी भी अपनी अपनी प्रायोरिटी है, इसको सबसे पहले ब्रेक करते हैं, इसको इसके बाद, देन इसको इसके बाद, राइट। ये हो गया ब्रैकेट और ब्रेसेस, यू कैन से। नाउ यहाँ पर O स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन, या समटाइम्स आपको ऑफ लिखा हुआ मिला, सो D स्टैंड्स फॉर डिवाइड, राइट, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। A स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। सो यही इसकी प्रायोरिटी है। अगर आपको किसी इक्वेशन में सब कुछ गिवन है तो आप सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीजों को सॉल्व करोगे, देन ऑपरेशन को, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस एंड देन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को सबसे लास्ट प्रायोरिटी दी है। तो ये कुछ
छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें कह सकते हैं, ये सीखने की जरूरत है या फिर ध्यान में रखने की जरूरत है। परसेंटेज की भी बात कर लेते हैं, तो परसेंटेज का भी कंसेप्ट मैंने आपको दिखाया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि A:B गिवन है 3:1, तो कॉन्सेप्ट याद रखिए। इसका मतलब ये है कि A+B=3 होगा और ये इसका रेशियो है, राइट। एवरेजेस में क्या होता है वो भी आगे देखेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन में आपको एक बात ये याद रखनी है कि जिस भी कॉन्सेप्ट के ऊपर आप मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा रहे हो उसमें जो तीनों चीजें हैं वो सेम प्लेटफॉर्म की हो। अगर परसेंटेज है तो तीनों चीजें ही परसेंटेज की हो, है ना। नेक्स्ट कुछ एडवांस टॉपिक्स, ये कम पूछे जाते हैं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज रखना जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, बट इस पे थोड़ा कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। अब देखो बेसिकली जो पैटर्न होता है कि किस तरीके से डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके सामने एक सेट होता है, बेसिकली इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ, और उस पे 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और उस पांचों के लिए क्या करना हो, जो सेट आपको गिवन है उसके डेटा को करना होता है क्या, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड, इंटरप्रेट, राइट। जब आप एबल हो, सारी चीजें समझ में आ गई हैं, देन यू कैन इजिली फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, राइट। अब देखो ये तो हो गया बेसिक इन जनरल। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में 2 सेट भी पूछ लिए जाते हैं। 2 सेट कैसे, हर एक सेट पे 3-3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो वही मैं भी यहाँ पे 3-3 क्वेश्चन वाले सेट भी डिस्कस करने वाली हूँ। कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कैसा लेवल है, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। अब डेटा इंटरप्रिटेशन जब हम करते हैं, ठीक है, ये टॉपिक जब हम पढ़ रहे होते हैं या एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते हैं, तो गलतियां तो होती है ना। तभी तो 5 में से 5 मार्क्स नहीं आ पाते हैं। बट वो गलतियों को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस गलतियों को ओवरकम करना चाहते हो, कभी रिपीट नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उन मिस्टेक्स को जानना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। तो पहला गलती जो होता है वो क्या है, इसके नाम में ही है, मतलब इन्फो को अंडरस्टैंड करने की गलती। अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है ना। हम कुछ चीज एक बार कभी कभी ऐसा होता है हम स्पीड में आंसर निकाल लेते हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो। जब जाते मैच करने के लिए जो सही आंसर है जहां से आप उसको मैच करोगे, तो हो जाता है कि अरे मैंने तो कैलकुलेशन करेक्ट की थी, मैंने तो ये भी सही किया था वो भी सही किया था, देन क्यों रॉन्ग हो गया। दोबारा से हम जाकर जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको टेबल दी गई है, अगर टेबल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, तो आप उसको फिर से समझने जाते हो। होता है, करते हो ऐसा, इन जनरल ऐसा होता है ना, बिल्कुल होता है। तो क्या हुआ, आपने पहली बारी में पूरा एफर्ट नहीं दिया अंडरस्टैंड करने में। तो जब आप पहली बारी सॉल्व कर रहे हो, अपने माइंड में एक बात रखो कि मुझे दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। एक बार जब मैं टाइम दे रही हूँ तो पूरे डिवोशन के टाइम के साथ टाइम दे रही हूँ और पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करूंगी। तो अंडरस्टैंडिंग इज मेजर कॉन्सेप्ट इन डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट। नेक्स्ट है बैड केमिस्ट्री विद बेसिक मैथ्स। कई बार डेटा हम अंडरस्टैंड कर भी लेते हैं, प्रॉब्लम क्या आ जाती है, हमारे जो बेसिक मैथ्स है जो कि हम क्लास 6 to 9 या 6 to 8 के बीच में हम पढ़ते हैं, वहां पर हमने उन कॉन्सेप्ट्स को इतना अच्छे से सीखा ही नहीं, जस्ट रटा कंप्लीट द सिलेबस, रटा कंप्लीट द सिलेबस, चलो वहां तक तो ठीक है। बट अब क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, आप अभी भी चाहें तो क्लास 8 to 10 या फिर आप चाहें तो 6 to 10 के मैथ्स को सॉल्व करें, तो आपकी बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और यकीन मानिए अब आपको एक दिन लगेगा केवल एक क्लास की मैथ्स की बुक को कंप्लीट करने में, राइट। क्योंकि आपको पूरा बैठना नहीं है, आपको बेसिक्स बस देखना है, राइट। नाउ बेसिक्स भी हो गया, चलो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बेसिक्स के बारे में बात हो गई है। बट स्टिल गलतियां क्यों हो रही है, गलतियां इसलिए हो रही है आपने अंडरस्टैंडिंग करने एक दिन सीखा, एक दिन आपने बेसिक मैथ्स को भी देख लिया, उसके बाद आपके बीच में आ गई एक लंबी गैप। हो जाता है, अरे यार दोस्तों के बीच में भी ऐसा होता है कि जब कोई 2 दोस्त है कई दिनों से नहीं मिले होते हैं, ना बातचीत हो रही होती है, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार वो तो बहुत घमंडी हो गया है, राइट। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत सारी आ जाती है ना। वैसे ही अगर आप
अंडरस्टैंडिंग मेथड सीख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो और उसके बाद मार दो एक लंबा गैप, एक बहुत लंबी हॉलीडे। तो उससे क्या हो जाता है कि आपके कंसेप्ट फिर आपके माइंड से जाने लगते हैं, राइट। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस, जब आप कोई भी चीज सीख रहे हो कोशिश करो कि उस पर प्रैक्टिस एक दिन में या 2-3 दिन में एक बारी जरूर कर लो। तो इससे क्या होगा, वो लंबे समय तक, मे बी फॉर लाइफ टाइम, वो आपको याद रहने वाली चीजें हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट इश्यू। अब देखो, अंडरस्टैंडिंग मतलब कंसेप्ट हमने सीखना स्टार्ट कर दिया, बेसिक्स क्लियर कर लिए, प्रैक्टिस कर रहे तो वो भी ठीक है। बट जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बीच में अगर प्रैक्टिस छूट जाती है तो क्या हो जाता है, बीच में कई सारे दरारें आ जाती है, गैप आ जाती है ना। सो वो दरारें और गैप जो है वो मैनेजमेंट इश्यू को जन्म देती है। अब एग्जाम में मैं एक मोटा मोटी एक आइडिया लाकर बता रही हूँ। आपके पास होते हैं 60 मिनट्स, आपको सॉल्व करने होते हैं 50 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस छोटे छोटे नहीं होते। आपने देखिए और बाकी सब्जेक्ट में भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए तो कहीं पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन कहले को एक क्वेश्चन होता है वो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन के बराबर होता है। इज आई एम करेक्ट और नॉट? सोचिएगा एक बार इस बारे में। होता है, तो एक क्वेश्चन के लिए ही बहुत टाइम लग जाता है। मैथ्स में आपकी एफिशिएंसी नहीं रहेगी तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो तो वहां पर एक टाइमर जरूर लेके बैठो, अपने लिए खुद ही हिटलर बन जाओ कि मुझे इतने टाइम में, ठीक है, एक एस्टिमेट बना लो, इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं। धीरे धीरे टाइम कम करो, क्वेश्चन बढ़ाते जाओ, तो इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। देन नो आइडिया अबाउट विच क्वेश्चन शुड सॉल्व एंड विच टू स्किप। अब रही बात, मैंने अगेन आपको बताया एग्जाम में होते हैं 60 मिनट और होते हैं क्वेश्चन 50, मेजर इशू, राइट। अब देखो, एक क्वेश्चन को 1-1 मिनट भी दे रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं आपको किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम भी लग जाता है ना। वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लेंथ कितनी है, कितना ज्यादा वो कंसेप्ट बेस्ड है ना। तो आप जरूरी नहीं है कि 50 के 50 क्वेश्चन आपने करने ही है, ठीक है। 50 में से कुछ क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो, है ना। अब स्किप क्या है, वो भी एक जरूरी पॉइंट है। स्किप उसे करना है जो बहुत लेंदी लग रहा है। अगर आपको डीआई में देख के लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत लेंदी है और इसमें कैलकुलेशन बहुत जाने वाला है, आप उसको स्किप कर दीजिए। अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचता है देन वापस उस पर जाए एंड देन सॉल्व करें, ठीक है। तो थिंकिंग ऑफ डीआई इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अभी तक अगर आप ये सोच रहे हैं कि डीआई आपके लिए डिफिकल्ट है, कई बार लोग है ना ऐसा सोच लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि आज हम डीआई पढ़ेंगे, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डीआई के लेसन का नाम देखते ही छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं, ये टॉपिक तो हमने पढ़ना ही नहीं है, मेरे बस की है ही नहीं, क्यों पढ़ना, इस पर टाइम क्यों लगाना। भाई एक नया गेम देखते हो तो सोचते हो ना कि हाँ यार एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता इस गेम में लेवल्स मैं और आगे क्रॉस करते चला जाऊं, हो सकता है। एग्जैक्टली सेम, एक बार डीआई को उठाइए, नहीं होता है कोई बात नहीं है। अगर आप एक दिन कम से कम 10 से 15 मिनट डीआई पे दे रहे हो, ठीक है, कोई बड़ा लॉस नहीं करो। एक गेम पे आप दे रहे हो तो डीआई पे देने में क्या प्रॉब्लम है। तो पहले तो ये थिंकिंग हटाओ कि नहीं भाई डीआई मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ और सिर्फ डीआई के लिए नहीं कह रही हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट्स भी हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड सुन के कई बार लोग बोलते हैं नहीं मेरे लिए टीचिंग एप्टीट्यूड डिफिकल्ट है, मैंने इसको उठाना ही नहीं है ना। तो ये थिंकिंग हटाइए, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अगर डिफिकल्ट होता, आपके लिए होता ही नहीं तो आप इस एग्जाम को दे ही नहीं रहे होते। आपके सिलेबस में है, मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप ही इसको सॉल्व कर सकते हो और कर सकते हो, ये बात ध्यान में रखिए, वरना आपके सिलेबस में होता ही नहीं, राइट। और क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 to 10 लेवल के मैथ्स में तो और ज्यादा इरेगुलरिटी होती है, क्योंकि थोड़ा उस टाइम के लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर अभी आप इनके साथ रेगुलर हो जाते हैं तो फिर आपको कभी भी मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और एक बात है ये नेगेटिव माइंडसेट, जैसे अभी मैंने बताया आपको किसी भी टॉपिक के लिए, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट डीआई, और भी डिफरेंट टॉपिक्स है, वहां पर आपका नेगेटिव माइंडसेट जो है ना, आपके दिमाग का आधा पोर्शन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। आपका आधा पोर्शन चाह रहा है कि मैं ये डीआई का ये क्वेश्चन सॉल्व करूं, ये पूरा का पूरा सेट में सॉल्व करूं, बट आपका माइंड जो है नेगेटिव माइंडसेट वो कह रहा है डीआई तो तूने कभी सॉल्व ही नहीं की, डीआई में तो हमेशा तू जब भी सॉल्व करता है गलती हो जाता है। अरे इसको पहले हटाओ, तो एक बार करके तो देखो, सही भी तो हो सकता है ना।
इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं। अभी मैं आपको आगे के क्वेश्चन बताऊंगी, आपको जरूर पसंद भी आएगा, करके भी आप देख लोगे और आपके क्वेश्चन सही भी होंगे, राइट। तो ये था मिस्टेक एनालिसिस, कि अपनी गलतियां, जरूरी नहीं कि सभी लोग ये आठों के आठों मिस्टेक्स करते होंगे, कुछ लोग कोई 2 करते होंगे, कोई 4 करते होंगे, बट इन जनरल ये मिस्टेक्स हमसे होती हैं। और मिस्टेक एनालिसिस करोगे तभी मिस्टेक्स पे काबू कर पाओगे और गलतियों को सुधार पाओगे। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात कर लेते हैं। ये तो हमारी प्रॉब्लम्स थी, हमने प्रॉब्लम एनालिसिस की, क्रिटिकल थिंकिंग की, है ना। चलो अब बात कर लेते हैं कि क्या करें कि हमारी वो सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल आए। सो पहले तो अपना माइंडसेट पॉजिटिव बनाओ। लाइक आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने माइंड में ये कि डीआई इस बार मुझे सीखनी ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता ये वीडियो देखने के बाद भी मैं डीआई ना सीख लूं। डीआई वीडियो देखने के बाद मैं सीख ही जाऊंगी, सीख ही जाऊंगा। ये पॉजिटिव माइंडसेट बना लें कि नहीं, अब तो डीआई अपने हाथ में और हमारे 10 मार्क्स अपने हाथ में, राइट। अब देखो, इफ वी अगर आप कैलकुलेशन में वीक हो, क्योंकि डीआई में मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, है ना, तो आप स्टार्ट कर दो 8th स्टैंडर्ड से जो मैथ्स है उन सभी को सॉल्व करना। सारे मत सॉल्व करो, बट आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये डीआई में यूज हो सकता है या फिर एप्टीट्यूड में यूज हो सकता है, लग जाओ करने। और जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, अगर आपको 8th क्लास से नहीं करना, आप 6th क्लास से स्टार्ट कर लो। मैंने कहा ना, एक दिन में एक क्लास की मैथ्स बुक लो और उसमें जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको कर जाओ, ठीक है। जब आप 6th क्लास की अभी मैथ्स करोगे, डेफिनेटली आपको जब क्लास में थे उतनी डिफिकल्ट तो नहीं लगने वाली, राइट। देखकर बताइएगा कि कैसा लगा, है ना। सो आप जब सॉल्व करोगे, आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो भी जाएंगे, कम टाइम में हो भी जाएंगे। इवन आप क्वेश्चन देखोगे, पेन और पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स। तो इससे क्या मिली आपको? पॉजिटिविटी। जितना ज्यादा पॉजिटिविटी इकट्ठा कर सकते हो अपने अंदर कर लो, क्योंकि वही पॉजिटिविटी आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनकर आपको हर एक चीज में पॉजिटिव फील करवाएगी, राइट। देन जब आपने ये कुछ जो आपके 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, ये सारे बुक्स के कॉन्सेप्ट जब आप सॉल्व करोगे, उससे हो जाएगा क्या कि जो आपके बेसिक कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट्स है, उससे आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। मतलब देखकर आप मन ही मन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, राइट। देन जो भी आपको सेट दिया हुआ है उसमें जो डेटा गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको अंडरस्टैंड करो, है ना, क्योंकि वो दिया हुआ है, आपको एक पजल दिया हुआ है, उस पजल में इंफॉर्मेशन क्या है उसको समझो, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वो करो। और ये सभी कुछ आप तभी अपने साथ इन रेगुलर लेके चलोगे जब आप प्रैक्टिस लगातार करते रहोगे। सो जैसे हम 3 पहर में खाना खाते हैं ना, हमारी मील होती है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, वैसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। इवन यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर जस्ट 5 मिनट, इट इज ऑल्सो ओके, राइट, बट प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। अब जब आप यहां तक इतनी चीजें कर लोगे तो आपका ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट होता जाएगा। जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई 1 घंटे में हम 50 क्वेश्चन कैसे करें, 50 भी छोड़ो, अगर आप उसमें से 5 क्वेश्चन स्किप भी करते हो ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कैलकुलेशन, या फिर आपको लग रहा है कि भाई बहुत पंगे होने वाले हैं, है ना, तो आप वहां पर फिर भी 45 मान के चलो तो एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, एक बात याद रखिएगा, आउट ऑफ 5 क्वेश्चन बेसिकली 3 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बहुत ही इजी होते हैं और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें कम होती है। तो आपको करना क्या है, उन 5 में से उन 3 क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है जिसमें कैलकुलेशन कम है। इवन कई बार आपको कैलकुलेशन करना भी नहीं पड़ेगा, आसान होगा, देखते ही सॉल्व हो जाएगा, उनको सबसे पहले करो, ठीक है। तो जब आप उनको पहले करोगे, मान लो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 45 सेकंड्स लेने वाले थे और वो क्वेश्चन आपको 25 सेकंड में ही सॉल्व हो गया, हुई कैलकुलेशन लग नहीं रही, आपने बचाए 30 सेकंड। एक क्वेश्चन से 20 सेकंड, ठीक है, एक क्वेश्चन से 20 सेकंड, तो 3 क्वेश्चन से कितने सेकंड, 60 सेकंड, आपने 1 मिनट सेव किए। अब वो एक्स्ट्रा 1 मिनट आप इन दोनों क्वेश्चन में जो मोर कैलकुलेटिव आपको लग रहे हैं वहां पर आप अपना टाइम लगा सकते हो।
अब आपको लग रहा है कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तभी आप उसको अटेम्प्ट करो। ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनके अभी क्वेश्चन मैंने किए नहीं और वो मैं इजीली कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो पहले आप उस पर जाओ, इनको स्किप कर दो, इन 2 क्वेश्चंस को, राइट। देन अब देखो रोल ऑफ परसेंटेज कैसे हो जाता है। तो परसेंटेज, सबसे पहले तो परसेंट का मतलब समझो। परसेंट इज नथिंग बट फॉर एवरी 100 परसेंटेज इज व्हाट, एक परसेंटेज आपका 100 लेके चलता है ना। तो परसेंटेज को हम ऐसा कह सकते हैं, एक्स परसेंट को हम एक्स परसेंट ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पी परसेंट ऑफ वाई कैलकुलेट कर रही हूँ तो हम मैं कैसे बोलूंगी, पी परसेंट ऑफ वाई का मतलब क्या हुआ, पी बाई 100 इंटू वाई, मैं यही कहूंगी, है ना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p इंटू वाई बाई 100, दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये दोनों तरीके से लिखा है। और एक और बात देखो, एक चीज देखो, p बाय 100 इंटू वाई, इसको मैं अगर p इंटू वाई कहती हूँ बाय 100, बात तो एक ही होगा, है ना, मल्टीप्लाई तो तब भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये 100 इसके नीचे लगाऊं या इसके नीचे लगाऊं, बात तो बराबर है, ठीक है। मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ इसको, और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ p इंटू वाई परसेंट, है ना, या फिर y परसेंट ऑफ p। तो ये कुछ चीजें जो आपको इक्वेट करने की जरूरत है। और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देख लो, जो कि आपके डीआई के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। टू फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि x y का कितना परसेंट है, ठीक है, टू फाइंड आउट व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, ठीक है, x का कितना परसेंट y है, कितना, किसके बारे में पूछ रही हूँ, y के बारे में, किसमें से, x में से, तो x नीचे चला जाएगा, ठीक है। टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ परसेंटेज चेंज, ठीक है, जो भी परसेंटेज था उसमें कितने वैल्यू का चेंजेस हुआ है, तो जो भी चेंजेस हुआ है उसको माइनस कर दो और इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको देखने को मिल सकती हैं। देन परसेंटेज पॉइंट चेंज, जो भी पॉइंट चेंज आया वो आप दोनों परसेंटेज फिगर्स के बीच में डिफरेंस कर लोगे तो वो आपको मिल जाएगा। साथ ही इंक्रीज एन बाई एस परसेंट, जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें कि एन जो है वो एस परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, जब भी ऐसा है तो आपको क्या करना है, इंक्रीज में प्लस यूज करते हैं, किस में इंक्रीज हो रहा है, एन इंक्रीज हो रहा है, तो एन हुआ, कितना इंक्रीज हो रहा है, एस परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो 1 प्लस एस बाई 100, ठीक है। और वही डिक्रीज हो रहा है तो एन इंटू 1 माइनस एस बाई 100, ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके लिए क्या करना होता है कि अगर कोई 2 सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं, लाइक 1% और b%, तो इफेक्टिव परसेंट कितना निकलेगा, मतलब दोनों का मिक्सअप, तो आप उसको इस फॉर्मूले के जरिए सॉल्व कर सकते हो, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100%, राइट। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम यहाँ पर अगले कॉन्सेप्ट पे। तो इसका मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके बताती हूँ आपको। जैसे a% मैंने ले लिया कि कोई एक चीज़ है जिसमें मुझे एक बारी 10% का फायदा हुआ और दूसरी बारी मुझे 15% का फायदा हुआ, तो मुझे दोनों मिलाकर कितना इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज वही होता है। तो मैं क्या करूंगी, 10 प्लस 15 प्लस 10 इंटू 15 बाई 100, ये कितना हो गया 25, प्लस ये कितना हो गया 150 बाई 100, वी कैन राइट इट एज 25 प्लस 1.5 दैट इज 26.5%, ये इसका इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज हुआ, राइट। ये चीजें, अब एवरेज का रोल क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है जो भी चीजें आपको गिवन है उसको सम कर लो और उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। लाइक मान लो कि मुझे यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है, लाइक मान लो कि एक अनिल नाम का स्टूडेंट है, ठीक है। अब उसके मार्क्स आए हैं, जैसे मैथ्स में उसके मार्क्स आए हैं, साइंस में उसके मार्क्स आए हैं, इंग्लिश और सोशल साइंस और हिंदी, ठीक है, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, सब में अलग अलग मार्क्स आए हैं। 75 हो गया, 80 हो गया, 75 हो गया, 65 हो गया एंड दिस इज 85। तो अभी मुझे इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालूंगी, पहले ऐड करूंगी। ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हो,
ये हो गया 70, 80, 150 एंड अगेन दिस इज 70, 80, 150, 300, 360, ठीक है, ये 360 हुआ प्लस 1 2 3 4 मतलब 20, क्या निकला 380। कितने थे, 5 थे, तो नंबर ऑफ काउंट कितना हो 1 2 3 4 5, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन था, इसको सम किया मैंने और जितना काउंट था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे कर दिया डिवाइड, दैट इज 5, क्या आया 7, दिस इज 30, ठीक है 6, 76 जो है इसका एवरेज आया, ठीक है। अब मानो मुझे इसी का निकालना था क्या परसेंटेज, ये तो एवरेज का केस हो गया, परसेंटेज मुझे निकालना था कि ओवरऑल परसेंटेज कितना आया, तो मैंने टोटल किया, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, यही करेंगे। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना आया यहाँ पर 380, कितने में से आया, तो हर एक मार्क्स 100 में से आए हैं, तो 5 है तो 500 में से इसका आया इनटू 100, सिंपली 380 बाई 5, अगेन इसका 76% विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाओ, मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस बताती हूँ, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन आपका जुलाई 2016 में पूछा गया है फॉर 2 मार्क्स, इसमें इस सेट में 3 क्वेश्चंस होंगे। तो देखो यहाँ पर जो डेटा है वो यही बताता है कि आपको यहाँ पर कुछ प्रॉफिट परसेंटेज दिए गए हैं, कंपनी ए और कंपनी बी ने 2011 से 15 के बीच में कितना अर्न किया है, ठीक है। देखो मैं एक बार क्लियरली कैसे डेटा को एनालाइज करते हैं, देखो टेबल में है ना डेटा, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, मतलब 20%, 35%, इसको नंबर सिर्फ नहीं समझना। ईयर 2011 में ए ने 20% प्रॉफिट अर्न किया तो बी ने 30% अर्न किया। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, जहां पर जो परसेंट प्रॉफिट परसेंट कह सकते हो, प्रॉफिट परसेंट की जो वैल्यू है, मतलब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जितनी भी इनकम हुई है उसमें जितना भी खर्चा हुआ है उसको खर्चे में से डिवाइड कर दोगे इनटू 100, तो आपके पास प्रॉफिट परसेंट निकल कर आ जाएगी। ये आपको ये क्वेश्चन कहता है। अब इसके बेस्ड क्या क्वेश्चन पूछा गया ये समझ लो, डेटा समझ लिया हमने। इन विच ईयर द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी बी इज लेस देन दैट ऑफ द कंपनी ए, मतलब कौन से ईयर में हमको उस ईयर को फाइंड आउट करना है। देखो ये मैं आपको कीवर्ड मेथड बता रही हूँ कि जो क्वेश्चन दिया उसमें से इजी वर्ड्स निकाल लो, कौन से ईयर में आपको फाइंड आउट करना है कि बी जो है उसने ए से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो देखो कहाँ पर यहाँ पर कौन बड़ा है, तो यहाँ पर बी बड़ा है, ठीक है, बट हमें क्या दिया हुआ 2011 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो मुझे इस ईयर से कोई मतलब नहीं है। 12, 13, 14, 15 इन तीनों में से ही देखना है। यहाँ पर कौन बड़ा है, बी बड़ा है, यहाँ कौन बड़ा है, ए, यहाँ पे कौन बड़ा है, ए, और यहाँ पर भी ये, तो कौन हुआ आंसर 2012 हुआ। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन लगी, नहीं लगी। तो इस तरह के क्वेश्चन इजी होते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, और क्या करना है आपको, पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, ठीक है। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू कंपनीज वाज 9 लाख इन द ईयर 2012, 2012 में ए का एक्सपेंडिचर प्लस बी का एक्सपेंडिचर, ठीक है, कितना है 9 लाख है, राइट। और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कुछ इस तरीके से है, A/B इज इक्वल टू 2:1। मतलब मैं टोटल बात करूं तो ये कितने रेशियो के बराबर हो गया, 3 रेशियो के बराबर हो गया, है ना। मतलब कि मैं बात कर लूं यहाँ पर ए की तो ये 6 लाख हो गया, और बी की बात कर लूं तो ये 3 लाख हो गया। क्लियर हुआ ये पॉइंट। नाउ द एक्सपेंडिचर ये तो हो गया, देन व्हाट वाज द इनकम ऑफ द कंपनी इन दैट ईयर। मुझे कंपनी ए का इनकम फाइंड आउट करना है। इनकम का फॉर्मूला हम यहीं से निकाल सकते हैं, तो इसको हटा देते हो, अभी हमें वैल्यूज तो मिल गई हैं। अब देखो इनकम का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट पे है, ठीक है। क्या है इनकम, किसका, ए के टर्म्स में बात करें, माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए बाय एक्सपेंडिचर ऑफ ए इंटू 100। यहाँ पर ध्यान दोगे तो प्रॉफिट परसेंट हमें ए का गिवन है, 2012 की बात हो रही है, दैट इज 35, तो मैं इसको 35 लिखूंगी।
इज इक्वल टू इनकम ऑफ ए मुझे नहीं पता, वही फाइंड आउट करना, माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए हमने निकाला था 6 लाख. नाउ दिस इज अगेन 6 लाख इंटू 100. मैं इसको यहाँ से 2 0 हटा लेती हूँ. अब क्या करेंगे, आई ए इज इक्वल टू 35 इंटू 6,000 प्लस 6 लाख. अब 35 इंटू 6 कितना होता है, तो देखो 35 इंटू 2 70 होता है, तो 70 इंटू 6 करोगे, मतलब 70 इंटू 3 करोगे 210. आगे 3 0 और लगा दो, प्लस 6 लाख. ये हो गया 2 लाख, ये हो गया 6 लाख, हो गया 8.1 सॉरी यस 8.1 लाख. कहाँ है आंसर, ऑप्शन नंबर 2. ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट हाँ बहुत कैलकुलेटिव नहीं था, ये मॉडरेट में जाएगा अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन जो आपको पैटर्न दिया उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो तो. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सेम सेट पे है. व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी. एवरेज प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको. प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है, एवरेज निकालना है किसका, बी का. कुछ नहीं, पहले इसको ऐड कर लो. ये क्या है 30 एंड 40, दिस इज 70, और 70 प्लस 30. पहले मैं आपको कहती हूँ जब भी सम करो ना, टेंस प्लस वंस ये मेथड अप्लाई करो, बहुत आसानी से होगा. तो ये कितना हो गया आपका 100 एंड दिस इज 80. ठीक है, तो ये हो गया आपका 180 प्लस 5 कितने 1 2 3 15. तो आपके पास क्या निकल कर आया 195. दिस इज टोटल. और क्योंकि एवरेज क्या कहता है, एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से करना होता है डिवाइड. तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5. तो आप जब डिवाइड करोगे आपके पास निकल कर आएगा 38. नाउ 38 जब आपके पास निकल कर आ रहा है, सॉरी 39 निकल के आ रहा है, ठीक है, परसेंट. जब आप अप्रोक्सीमेशन करोगे तो ये इससे भी नियर है और इससे भी नियर है, बट जब हम अप्रोक्सीमेट करते हैं तो हम छोटी वाली वैल्यू से निकाल के ले चलते हैं. सो 38% विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3. तो अगेन ये भी लेस कैलकुलेटिव था, बट आप इसको मॉडरेट कह सकते हो अगर फॉर्मूला को सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे. तो यही कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जो आपको करनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका नेक्स्ट सेट होगा, नया डेटा है आपको. यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पर नंबर ऑफ पीपल है डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स का. एज यू कैन सी ये एज ग्रुप हो गया आपका 15 to 20 ईयर्स वाले का, ये 21 से 30 ईयर्स वाले का, और ये 31 प्लस वालों का. ठीक है, और ये रिस्पोंडेंट है एक सर्वे के, एक सर्वे लिया गया और उसमें इस एज के लोगों ने क्या क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, रिस्पॉन्ड किया रिगार्डिंग देयर फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक. मतलब इतने लोगों ने किस म्यूजिक को अपना फेवरेट कहा. तो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं यहाँ पर. टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 टाइप्स की म्यूजिक है. क्लासिकल, पॉप, रॉक, जैज, ब्लूज, हिप हॉप और एम्बिएंट. और ये रहे एज ग्रुप की किनका क्या पसंदीदा म्यूजिक स्टाइल है. अगेन यहाँ पर भी आपको अच्छा ये एक्स्ट्रा लिख गया, इसको हटा देते हैं, ये आपका यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है. नाउ यहाँ पर आ जाओ, क्वेश्चन क्या पूछा हमने, डेटा समझ लिया बहुत बखूबी, और ये भी सेट जुलाई 2016 में पूछा गया और इस पे भी 3 क्वेश्चन है. द परसेंटेज ऑफ रेस्पोंडेंट्स एज्ड 31 प्लस इंडिकेटेड अ फेवरेट स्टाइल अदर देन क्लासिकल म्यूजिक. आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है 31 वालों का. जस्ट यू हैव टू एनालाइज दिस वन. ठीक है, मतलब पहले तो यहाँ पर टोटल होना चाहिए इनका, उसमें से क्लासिकल म्यूजिक हटा दे तो कितने लोगों का क्या परसेंटेज रहेगा ये आपको बताना है. तो पहले तो ऐड कर लो सारे को. तो ये देखो मैं फिर से वही वाला मेथड अप्लाई कर रही हूँ. पहले टेंस वाले करूंगी. 1 2 3 4 40 हो गया, प्लस ये हो गया 12 16 17, दिस इज 22 एंड दिस इज 28, 68 आ गया. टोटल 68 है. 68 में से 17 हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर क्लासिकल को नहीं इंक्लूड करना है. तो ये हो गया आपके पास 1 एंड दिस इज 5. सो 51 बाय 68 इंटू 100, इसको हम सॉल्व करेंगे. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है आपका 3 टाइम्स में, ये आ जाता है आपके 4 टाइम्स में 17 के टेबल में, है ना. सो आगे बढ़ते हैं. ये 4 टाइम्स इससे कटा 25, तो ये आपके पास आ गया 75%. मतलब 75% लोग हैं
जो कि क्लासिकल म्यूजिक के बिना और बाकी डांस फॉर्म को पसंद करते हैं, जो कि 31 प्लस एज वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन पे आंसर निकालना है, जरूरी नहीं एग्जैक्ट निकालो। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल वर एज्ड 21 to 30, मतलब टोटल लोगों में से 21 to 30 वाले कितने हैं। तो अभी हमने 31 प्लस वाले का निकाला था 68। अभी हम इसको यहाँ पर 21 से 30 का भी निकालेंगे, टोटल लेना है ना। जब हम इसको ऐड करेंगे, ये हो गया 9 और ये हो गया 12, 21, 25 एंड दिस इज 30 एंड दिस इज 33, ये भी 33 हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाता है आपका 15 to 20 वाले, ये कितने हैं, तो ये हो गया 13, ठीक है, 13, 19, 20, दिस इज 29 और ये हो गया 33 अगेन। अब इन सभी को ऐड कर लो, ये 30, 30, 120 एंड दिस इज 120 प्लस ये हो गया आपका 11, 14, दैट इज 134, ठीक है। आपको किसका निकालना है, 21 to 30 वालों का। तो हम क्या करेंगे, 33 बाय 134 इंटू 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं। ये हो गया आपका 33 100 बाय 134, राइट। अब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करते जाओ, इसको कट करोगे 67 आएगा, इसको कट करोगे तो 1, दिस इज 2 एंड दिस इज सॉरी दिस इज 1 एंड दिस इज 6, इधर ये 5 एंड 0, ठीक है। अब आगे इसको कैलकुलेट करोगे तो 67 है ना, 67 का डबल करोगे तो आपको 134 मिलेगा, मतलब ये 2 टाइम्स जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में जो भी आएगा वो 2 आएगा। तो एक बात तो याद रख लो, ये गया आंसर और ये गया आंसर, आपके पास 23 या 25 ही होगा। अब देखो जब मैं इसको कट करूंगी 65, 165 है और यहाँ पर हमने सम किया तो 134, 34 है, 44, 54 एंड 64, दैट इज 32, 320। मतलब जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है ना। मतलब अगर मैं बात करूँ 5 के टेबल में भी इसकी बात करूँ तो कितना आएगा, 3, दिस इज 4 एंड 5, 345, उससे ज्यादा आ रहा है, मतलब 25% से ज्यादा वाली चीज है। और यहाँ पर ज्यादा की बात करें तो 25 डायरेक्टली आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, राइट। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन इस भी बेस्ड, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल इंडिकेट्स दैट हिप हॉप इज देयर फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक, राइट। तो हिप हॉप इनका फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक है, वो कितने परसेंटेज होगा। तो अभी हमने टोटल निकाला, क्या निकाला टोटल, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा दैट इज 134, उसमें से सिर्फ हिप हॉप का हमें देखना है। दिस इज 9, दिस इज 3, 12, 12 प्लस 4 इज 16, राइट। ऑल म्यूजिक स्टाइल की बात हो रही है, इंटू 100, इसको हमने 8 किया, इसको हमने 67 किया, 800 इंटू 67, अगेन 1 के ही फील्ड में आएगा तो ये गया और ये भी गया, देन 1 के फील्ड में आएगा 67, दिस इज 13, मतलब 130 अपने पास बचा, ठीक है, 130 बचा अपने पास, है ना। देखो 80 है, 67, 77, 87, अपने पास 13 है, 130, अगेन 1 पॉइंट समथिंग ऐसा आ रहा है ना, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 12%, राइट, क्योंकि 11 के नियर में आ रहा था। अब नेक्स्ट सेट है आपका जनवरी 2017 का, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ आपको एक सेल्स रेवेन्यू बताया जा रहा है, जनरेट किया गया एक पब्लिशिंग हाउस के द्वारा 2012 से 15 के बीच में, जहां पर बुक्स को सेल करना, मैगजीन को सेल करना, जर्नल को सेल करना, इन तीनों की कैटेगरीज बताई गई हैं। और जो ये रेवेन्यू टैक्स में है, ये देखो ये आइटम्स सेल किए गए हैं, किस साल में कितना आइटम सेल किया गया इन टर्म्स ऑफ लाख, 46 लाख जर्नल 2012 में किया गया, वैसे जर्नल 2017 में 47 लाख किया गया इन दिस वे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन इस पे बेस दिया हुआ है, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। The number of years in which there was an increase in revenue from at least 2 categories of items, मतलब आपको ईयर का काउंट बताना है, ठीक है, कितने साल है वो ईयर्स आपको फाइंड आउट करना है, जहां पर 2 कम से कम, एटलीस्ट मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा 2 कैटेगरी में इंक्रीमेंट हुआ हो। सो अब देखो 2012 से 13 में जर्नल बढ़ा है, यस बढ़ा है, मैगजीन बढ़ा है, यस बढ़ा है, बुक्स बढ़ा है, एब्सोल्युटली बढ़ा है। तो मतलब एक तो 2013 हो गया,
1 हो गया। अब 2013 से 14 में बढ़ा है, तो ये तो यहाँ पर बढ़ा है ना, मतलब घटा है। इसमें ये बढ़ा है और ये बढ़ा है, मतलब एटलीस्ट 2, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, तो ये 2, ये भी बढ़ा है। देन यहाँ पर देखें 45 से 44 हो गया, तो ये तो यहाँ पे बढ़ा है, तो घट गया। यहाँ पर बढ़ गया है 46 से 51, और ये यहाँ पर इक्वल में है, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन अगर हम बात करें तो 2 साल ऐसे हैं जहां पर बढ़ा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। कितना इजी था, कैलकुलेशन तो था ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं छोड़ने। आगे आ जाओ। इफ द ईयर 2016 वर टू शो द सेम ग्रोथ, अब देखो 2016 को हम यहाँ पर अरेंज कर देते हैं, जिसका भी डेटा गिवन नहीं था पहले से, बट इस क्वेश्चन में हमें बताया जाएगा। उसमें बताया जा रहा है 2016 में भी बिल्कुल वैसा ही ग्रोथ हुआ है जैसा कि 2015 में हुआ था 2014 के कंपैरिजन में। तो पहले तो दोनों का सम अप देख लो। ये क्या हो गया 70, ये हो गया 40 मतलब 80, 150, ठीक है 150 प्लस ये हो गया 11 19 इक्वल्स टू 169। अब इसकी बात कर लेते हैं। दिस इज अगेन, ये हो गया आपका 12, 12 हो गया 120, 160 प्लस ये कितना हो गया, तो ये हो गया 12 13 173। पहले था 169 और 173 हो गया, कितने का बढ़ोतरी हुआ, इंक्रीज हुआ 4 का। तो एग्जैक्टली वही बात कही जा रही है, जितना 2014 से 2015 में इंक्रीमेंट हुआ है दैट इज फॉर 4, वैसे ही 2015 से 16 के बीच में भी इंक्रीमेंट हुआ है 4। तो जो यहाँ पर पूछा जा रहा है देन द रेवेन्यू इन द ईयर 2016, तो 2016 का टोटल रेवेन्यू कितना होना चाहिए। डेफिनेटली 173 में +4 कर देते हैं, वही उसका रेवेन्यू होगा 177, और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब बताओ जरा, इसमें कोई कैलकुलेशन था, जस्ट सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दैट्स ऑल। और ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में स्किप करें ना, क्योंकि ये कुछ गोल्डन चांसेस होते हैं, आपको मिले होते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में सही भी हो जाए, एक्यूरेसी के साथ सॉल्व भी हो जाए और मार्क्स आपको मिल जाए, राइट। एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, 2015 की बात करें, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू केम फ्रॉम बुक्स, ठीक है, ओनली फॉर 2015। तो इसका टोटल हम निकालेंगे, है ना, इसका टोटल 173 अभी हमने निकाला था। बुक्स का कितना रेवेन्यू हुआ, दैट बुक्स की बात करें 78, राइट। तो 78 बाय 173 इंटू 100, राइट। अब मैं इसको कैलकुलेट करूं, 78 है, उसके मैं हाफ की बात कर लेती हूँ, डबल की बात कर लेती हूँ। तो 78 को अगर हम डबल करेंगे 140 एंड दिस इज 160 16, तो दैट इज 156। मतलब यहाँ पर ये इससे अगर मैं काटूं तो ये 2 टाइम्स जाएगा, राइट। नाउ 56 था, 66 एंड 76, मतलब यहाँ पर टोटल 17, मतलब 170 का डिफरेंस आ रहा है। अगेन यहाँ पर ये 2 का जाएगा, है ना, तो मैं इसको यहाँ पर अगेन 0.2 लूंगी, और ये आ गया 156। फिर से माइनस करेंगे, अपने पास कितना बचेगा 4, एंड दिस इज कैरी 140 करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर तो 1 का ही जाएगा, क्योंकि 156 तो इसका 2 आता है, तो 1 का जाएगा। तो हम 2.22 इसको लेकर चलते हैं। अगर 2.22 भी कर लें तो कितने से ही कटेगा, अगर मैं 2 पॉइंट से भी लेकर चलूं, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा 2 से कट करते हैं अगर हम इसको 50 बन जाता है। बट ये डायरेक्टली हम यहाँ पर 2.2 से लेकर चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मैं ये 0 यहाँ पर डाल दूँ, 22 है ना, 22 है। अगर हम इसको कट करते हैं 100 से तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, और 4 टाइम्स के नियर में कौन है, सिर्फ यही, आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। तो इतनी छोटी छोटी चीजें जिसमें आपको पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, टाइम सेव हो रहा है, तो आप क्यों आगे बढ़ रहे हो। आपको अगर ऐसा होता, हाँ 45 भी होता है यहाँ पर, 42 भी होता, देन आप फर्दर सॉल्व करते। जब पहला डिजिट जो आपका 4 आ रहा है वहीं रुक जाओ और आंसर को सही टिक कर लो, राइट। अब ये एक दूसरा डेटा है जो कि जनवरी 2017 में पूछा गया था। यहाँ पर अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मेंटेन्स डेटा ऑन एमसीए स्टूडेंट्स, मतलब जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो प्रोफेसर है वो एमसीए के स्टूडेंट के जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको होल्ड करके एक टेबल में रखा हुआ है। क्या इंफॉर्मेशन, उनकी परफॉर्मेंस और
गर्ल्स ने ज़्यादा अच्छा किया, बॉयज़ ने ज़्यादा अच्छा किया, ऑल दोज थिंग्स। सो डाटा जो है वो कहाँ रखा गया है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क के अंदर। बट एक्चुअली हुआ ये कि एक्सीडेंटली कुछ डेटा लॉस हो गए ड्यू टू कंप्यूटर वायरस। आप देख सकते हैं कि कुछ डेटा तो है अपने पास, बट कुछ डेटा जो है वो कंप्यूटर वायरस के कारण लॉस्ट हो गए। तो बट ऐसा नहीं है, पैनिक बटन्स वर प्रेस्ड बट टू नो अवेल। सो एन एक्सपर्ट कमिटी वॉज फॉर्म, तो एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई और वहाँ पे डिसाइड किया गया कि कुछ जो अपने पास सेल्फ एविडेंट है, ठीक है, कुछ छोटे छोटे जो अपने पास सबूत है, होता है ना, मोटा मोटी डेटा याद रहता है, तो उसके हिसाब से इस टेबल को कंप्लीट करना। तो मैंने कहा था लास्ट में मैं आपको मिसिंग डेटा भी करवाऊंगी, डीआई, तो वो यही है। तो पहले जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो, पहले तो जो ये आपको ये फैक्ट दिए हुए हैं ना, उन फैक्ट्स का यूज करके डेटा को फिल कर रहा है, ठीक है। जब ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा देन आप इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए उनको चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, हाफ द स्टूडेंट्स वर इधर एक्सीलेंट और गुड, मतलब जो आधे स्टूडेंट हैं वो एक्सीलेंट और गुड दोनों मिलकर बन रहे हैं, ठीक है, मतलब इन दोनों का सम अप, और जो यहाँ पर आएगा वो इन दोनों का सम अप आएगा, राइट। बट आधे स्टूडेंट कितने हैं क्या वो तो नहीं पता। चलो दूसरे पे आ जाते हैं, इसको चेक करते हैं। जो जहाँ परसेंटेज वाला डेटा दिया हो उसको सबसे पहले आप सिलेक्ट करो। 40% of the students were female. You can see we have total number of females here, that is 32. 32 is equal to 40%. So it implies is 100% is equal to what? 32 divided by 40 into 100. Right? कट कर लो, 4 से ये कितनी बारी जाएगा, 8 times. This is 80. We got the total number of students, कि 100% is equal to total number of students. So here we will put 80. Right? अब जब हमें 80 मिल गया तो ये वाला हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक्सीलेंट प्लस गुड, ठीक है, ये दोनों मिलकर हाफ स्टूडेंट है। इसको हाफ ऑफ करेंगे तो कितना होगा, एक 40 जाएगा, दूसरा 40 जाएगा, है ना। तो मुझे इसको मिलाकर 40 बनाना है। तो एक मेरे पास 30 है तो यहाँ पर 10 डाल दूंगी, 40, और ये बचा हमारे पास ये 40, राइट, क्लियर। नेक्स्ट, 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट्स वर एवरेज। अभी रुक जाओ, कुछ डेटा और भी भरने हैं। जब 80 टोटल है उसमें से 32 गर्ल्स हैं तो ऑब्वियसली बात है रिमेनिंग 48 आर बॉयज, दैट इज मेल। अब इसमें देख लो, कहा जा रहा है कि जो टोटल मेल है उसका 1/3 एवरेज है, दैट इज 48 का 1/3 इज इक्वल टू एवरेज। तो उसको कट कर लो, यू विल गेट 16। सो ये हो गया 16। अब देखो 28 में से 16 एवरेज है, एक्सीलेंट 10 है, तो रिमेनिंग आर व्हाट, रिमेनिंग आपके पास 22 है, वो गुड मेल हुए। अब आ जाओ यहाँ पर, अब यहाँ पर देख लो क्लियरली 10 टोटल एक्सीलेंट मेल और फीमेल दोनों हैं, है ना। सो क्लियरली वी गॉट द आइडिया कि 10 में से जब 10 मेल हैं तो फीमेल तो 0 हुए, राइट। देन आगे अब यहाँ पर आ जाओ, 40 में से 16 मेल है तो रिमेनिंग 24 आर फीमेल, राइट। अगेन 30 में से 22 मेल है, सो रिमेनिंग 8 आर फीमेल। वी हैव कंप्लीटेड द टेबल, राइट। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स आर गुड, मतलब टोटल फीमेल में से कितने गुड है। टोटल फीमेल है आपका 32, उसमें से गुड कितने हैं 8, that means we will get 1/4 and this will be 1 minute. What proportion of female students are good, ठीक है, फीमेल स्टूडेंट्स का कितना proportion good है, या it is absolutely correct, so it will be 0.25, so correct answer will be this, right। now next question, अप्रोक्सीमेट, अब देखो सारे डेटा मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अप्रोक्सीमेटली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स आर मेल, गुड स्टूडेंट्स का टोटल प्रोपोर्शन में से मेल कितने हैं, गुड का टोटल कितना है, दैट इज 30, उसमें से मेल कितने हैं, दैट इज 22। आई विल गेट 1 एंड दिस इज 1 5। हम इसको फर्दर करेंगे तो 111 हो गया, 111 में से सॉरी 105 हो जाता है आपका 7 टाइम्स में, राइट। अब देख लो यहाँ पे 7 टाइम्स में जा ही कौन रहा, आगे क्यों सॉल्व करूं मैं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो माय करेक्ट आंसर विल बी 0.73,
So this will be your correct answer. Next है how many female students are excellent. Excellent में कितने female students हैं? That is 0. तो you can clearly mark the answer option number 1 0. Right? तो क्या मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन भी करना पड़ा? Definitely no. तो हम इजिली इसको यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं. अब एक मैं आपको है ना पाई चार्ट पे बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ. यहाँ पे देख सकते हो टोटल CO2 कमीशंस फ्रॉम वेरियस सेक्टर ऑफ 5 MMT. टोटल यहाँ पर 5 MMT दिया हुआ है. जब भी आपको पाई चार्ट गिवन होता है ना, तो जब आप इसको टोटल करोगे, ठीक है, दिस इज 30 30 60 एंड ये 5 आप यहाँ पे जो दिस इज 20, 100% हो गया. हमेशा पाई चार्ट आपका 100% का बनता है और इसमें टोटल 360 डिग्रीज होती है. ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा. तो अगर 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री तो 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री. ये याद रखिएगा. राइट? और 10% इज इक्वल टू 36 डिग्री. ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया. ये आपको यहाँ पर टोटल डेटा दिया हुआ है. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट CO2 कमीशन फॉर डोमेस्टिक सेक्टर. डोमेस्टिक सेक्टर के लिए कितना एब्सोल्यूट CO2 कमीशन लगेगा. तो देखो डोमेस्टिक सेक्टर मतलब ब्लू वाला, दैट इज फॉर 15%. 15% मुझे निकालना है किसका? टोटल का 5 MMT का. आई कैन राइट इट एज 15/100 into 5. This is what 3 and this is what 20. This is what 4. Right? So 3/4 is equal to what? 0.75. So option number 4 will be your correct answer. So वो भी क्वेश्चन आपका बहुत आसान था. ये जनवरी 2012 में पूछा हुआ है. नेक्स्ट है व्हाट इज द एब्सोल्यूट CO2 कमीशन फॉर कंबाइंड थर्मल पावर एंड ट्रांसपोर्ट. मतलब थर्मल पावर एंड ट्रांसपोर्ट दोनों का ऐड कर लो. तो पर्पल वन फॉर ट्रांसपोर्ट एंड येलो वन फॉर थर्मल. एड देन जब हम इसको ऐड करेंगे आई विल गेट 65%. दैट इज 65 into this. अगेन आई विल कट इट. दिस इज 20. ये 13 टाइम्स. दिस इज 4 टाइम्स. जब आप इसको फर्दर कट करोगे यू विल गेट 2.10 2.25 सॉरी 3.25. राइट? दिस इज 12 ना. सो 3.25 MMT. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर. तो ये कुछ इस तरीके से आपको पाई चार्ट के भी डेटा को समझना होता है. क्लियर है? सो यहाँ पर आपने देखा मैंने आपको यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चन इजी भी कराए, मॉडरेट भी कराए और डिफिकल्ट भी कराए. इजी में आपको विदाउट कैलकुलेशन, है ना, कैलकुलेशन था ही नहीं जहाँ पर. मॉडरेट में आपका लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन. ठीक है? और यहाँ पर ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है. तो सारे आपने देखे. और कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमने टेबुलर देख लिया, राइट, मिसिंग DI देख ली और हमने पाई चार्ट वाली DI भी देख ली. अब बात कर लेते हैं यूजफुल कॉन्सेप्ट्स. तो मैंने आपको यही बताया यूजफुल टिप्स में कि जब भी DI आए आपके सामने, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लेके आओ कि हाँ ये DI क्यों नहीं सॉल्व होगा. बिल्कुल होगा, क्योंकि DI में क्या है, इंफॉर्मेशन आपके सामने है, जस्ट उस इंफॉर्मेशन को उठाना है, सही जगह पर लगाना है और आंसर फाइंड आउट करना है और कुछ भी नहीं है. दैट्स इट, यू हैव टू डू. सो पॉजिटिव थॉट्स माइंड में लाने हैं, डेटा को अंडरस्टैंड करना है. मैंने आपको यहाँ पर कीवर्ड कंसेप्ट भी बताया. जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से मेन कीवर्ड उठाओ, एक्स्ट्रा चीजें रखोगे आपको कंफ्यूज करेंगे एंड देन आपके सामने आपका आंसर बिल्कुल रेडी होगा और ये आंसर करेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा, टाइम सेविंग होगा. राइट? सो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें हमने यहाँ पे की. एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आपको हर एक क्वेश्चन का. सो हमने यहाँ पे देखा नॉलेज ऑफ टॉपिक क्या होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, बोर्ड मास आपको बताया, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेजेस एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन. ये एडवांस टॉपिक्स हैं. अब आपके पास एक सेट होगा या 2 सेट होगा, इसमें या तो फिर 5 क्वेश्चन या तो फिर 3 क्वेश्चन होंगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेटा एंड अकॉर्डिंगली सॉल्विंग द क्वेश्चन. मिस्टेक्स एनालिसिस भी आपका हो ही गया है ना. और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी हमने याद कर लिया है कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना. 5 क्वेश्चन उसमें से 3 क्वेश्चन इजी हैं, तो 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको आप स्किप कर दीजिए. अगर आपके पास टाइम बचता है उन कैलकुलेटिव क्वेश्चन के लिए देन ओनली उनको आप मतलब सॉल्व करें. परसेंटेज के रोल को देख लिया था, सक्सेसिव भी मैंने आपको बता दिया है.
एवरेज का कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे देख लिया। ये रहा आपके सामने जो DI था वो पूरी तरीके से प्रॉफिट पे बेस्ड था, है ना। फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कई बार हम है ना एक्स्ट्रा फॉर्मूला देके घबरा जाते हैं कि अरे ये यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया हुआ हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बट उसको एज अ प्लस पॉइंट लेके चले कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, दैट मीन्स कि आपके पास प्लस पॉइंट है, आप उन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देन आगे बात कर लेते हैं, इन पे बेस्ड 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। फिर आ गया था आपका स्टाइल ऑफ म्यूजिक पे, जहां पर आपको डांस टाइप्स दिए हुए थे, डांस फॉर्म्स सॉरी स्टाइल ऑफ म्यूजिक दिया हुआ था, उस पे बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें कुछ कैलकुलेटिव भी थे और कुछ में सिर्फ डेटा देखना था। देन आपका थर्ड क्वेश्चन था जिसमें सिंपली डेटा के बिहाफ पे ही था, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द डेटा एक्यूरेटली एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द क्वेश्चन। ये कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके लिए एक तरीके से कहते हैं ना फरिश्ता बन के आना है एग्जाम में, आपको ये 2 मार्क्स फ्री फंड के दिलवाते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व मतलब छोड़ना है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे नहीं छोड़ोगे, जब तक क्वेश्चन को देखोगे नहीं। तो क्वेश्चन को एक बार जरूर देखो, विद इन 5 सेकेंड कम से कम ओवरव्यू जरूर लो, उसी टाइम में पता चलेगा कि क्वेश्चन इजी सॉल्व होने वाला है या डिफिकल्ट सॉल्व होने वाला है, देखते ही आपको नहीं पता चलेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव यहाँ पे था, यहाँ हल्का कैलकुलेटिव था। एंड देन यहाँ पर ये था आपका मिसिंग DI कि कैसे आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन को फिल करना है 1 by 1, राइट। और हमने सारे इंफॉर्मेशन को जब यहाँ पे फिल कर लिया था, इन पे बेस्ड तीनों के तीनों क्वेश्चन विद इन यू कैन से विद इन 1 मिनट हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो ये तीनों क्वेश्चन आपने देखे। पाई चार्ट में मैंने आपको बताया कि पाई चार्ट में टोटल परसेंटेज 100% का होता है और टोटल डिग्री कितनी होती है 360 डिग्री की, क्योंकि 360 डिग्री पे बेस भी क्वेश्चन पूछा जाता है पाई चार्ट में। तो वो कॉन्सेप्ट भी हो गया, अगर 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री है, देन 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री एंड 10% इज इक्वल टू 36 डिग्री। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।